morning students. Today we will start our new chapter, second chapter, forest and wildlife resources. बच्चों, आज हम ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. सेकंड चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. आज हम इसके अंदर जंगल, फॉरेस्ट और जंगलों के बारे में और उन जंगल में रहने वाले जंगली जानवरों के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे. तो ये कंप्लीट चैप्टर आपका इसी के ऊपर डिपेंड है. बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी भी है. मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से इसको समझाऊंगी ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो सकें. बेटा, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो सकेंगे. फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है बेटा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दोगे, ताकि मैं आपकी जितने भी डाउट्स हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, मैं उन्हें दूर कर सकूं. तो देखिए बेटा, इस चैप्टर के अंदर क्या बताया गया है. इस चैप्टर में बताया गया है कि भारत के अंदर जो फॉरेस्ट एरिया है और उन फॉरेस्ट के अंदर जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं, रिसोर्स का चैप्टर जो है हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं. जो रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं सभी के लिए. तो उसी तरीके से उसके अंदर एक फॉरेस्ट भी आता है, और जो फॉरेस्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है. जो जंगल है, अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो क्या है, जो पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस है वो सारा इम्बैलेंस हो जाएगा. तो इसके लिए फॉरेस्ट और उसमें रहने वाले जो वाइल्ड लाइफ हैं, जंगली जानवर है, वो ये सभी इन सब की क्या आपस में एक चेन बनी हुई है. जो फूड चेन है वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है. तो देखिए बेटा, आपके इस चैप्टर के अंदर क्या बताया गया है. इस चैप्टर में बताया गया है कि जिस प्लेनेट के ऊपर हम लोग रहते हैं, हमारी अर्थ के ऊपर ना केवल हम लोग हैं, बल्कि हमारे साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु, बैक्टीरियाज, बहुत सारे जैसे जोंक टाइप के जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, और इसके अलावा बड़े बड़े बैनियन जैसे बरगद के पेड़, बड़े बड़े एलिफेंट और ब्लू वेल्स, यानी कि छोटी सी चींटी से लेकर और बड़ी बड़ी हाथी और ब्लू वेल जैसे हर प्रकार के जो जीव जंतु हैं, मतलब मिलियन की अगर हम गिनने लगे तो क्या है, मिलियन की संख्या के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु हमारे साथ हमारी अर्थ के ऊपर निवास करते हैं. अगर ये सब कुछ अगर नहीं होता तो क्या है, जो हमारा पूरा जो सिस्टम है, इकोसिस्टम है, वो क्या है, पूरा इम्बैलेंस हो जाता. हम सभी को, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सभी को क्या है, इसके एक इकोलॉजिकल सिस्टम बनाने के लिए हम ना केवल हम खुद, बल्कि हमारे साथ साथ दूसरे जो जीव जंतु हैं, उन सभी का होना बहुत ज़रूरी है. तभी हम इस सिस्टम को प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जितने भी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, वो सभी क्या है, जब हम ब्रीथ करते हैं, मतलब सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, और जो मिट्टी है, मिट्टी के द्वारा क्या है, हमें फूड की प्राप्ति होती है. अगर ये तीनों चीज़ें नहीं होती तो क्या है, हम कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाते, हम जिंदा नहीं रह पाते. तो जो जंगल होते हैं वो क्या है, इकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक की रोल, एक बहुत इम्पोर्टेंट अहम भूमिका निभाते हैं. क्योंकि जो जंगल होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, वो क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, प्राथमिक उत्पादक होते हैं, जिसके ऊपर बाकी सभी जो जीव जंतु हैं, लिविंग बींग्स, वो सभी इस पर डिपेंड करते हैं. आगे देखिए बेटा, बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये इन दोनों के बारे में देखिए क्या बताया गया है कि जो बायोडाइवर्सिटी है और बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है, इनके अंदर क्या है, दोनों में ही बहुत अधिक क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है. चाहे ये आकार में बड़े हैं, चाहे आकार में छोटे हैं, लेकिन जो छोटे से छोटा जो जीव है, कीट है, और जो बड़े से बड़े एलिफेंट हैं, उन सभी को क्या है, वो सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. वो सभी एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड करते हैं. इन सब का क्या पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है, एक जाल बना हुआ है. अगर इनमें से किसी भी एक चीज़ को निकाल दिया जाए तो पूरा बैलेंस क्या है, गड़बड़ा जाता है. इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं. नेक्स्ट हेडिंग देखिए बेटा. नेक्स्ट हेडिंग में क्या बताया गया है, जो नेक्स्ट हेडिंग है उसका नाम बताया गया फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया.
अब देखिए भारत के अंदर जो फ्लोरा और फोना है हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि जो फ्लोरा है और फोना है वो क्या है। तो जो फ्लोरा है बेटा, जो जितनी भी जो वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सारी जो ग्रीनरी है वो सारी किस क्या कहलाती है, फ्लोरा कहलाती है। और फोना होते हैं जिसके अंदर जो रहने वाले वाइल्ड लाइफ हैं, जो जीव जंतु हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, फोना कहलाते हैं। तो इसमें क्या बताया गया, जो फ्लोरा और फोना है हमारे भारत के अंदर वो किस प्रकार का है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो इसमें देखिए क्या बताया गया, अगर हम पूरे एरिया के ऊपर अगर हम अपनी नज़र डालें तो हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे प्रकार के एनिमल्स हैं, बहुत सारे प्रकार के प्लांट्स हैं, और उसके अंदर से कुछ एनिमल्स और प्लांट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल यूनिक हैं, जो मतलब बिल्कुल सबसे डिफ़र है, एकदम अलग हैं। और रियलिटी में जो भारत है, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सभी के अंदर जो भारत है, हमारे भारत के अंदर जो बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो हमारे भारत के अंदर बहुत अधिक मात्रा के अंदर पाई जाती है। यानी कि कहने का अभिप्राय, हमारे भारत के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है वो लगभग 16 लाख के आसपास जो क्या है स्पीसीज पाई गई हैं। उसके अंदर क्या क्या आते हैं, फ्लोरा और फोना दोनों प्रकार की चीज़ें आती हैं। और इसमें ये भी बताया गया कि अब तक जितनी भी जातियों को, स्पीसीज़ को डिस्कवर किया गया है उसके अंदर से केवल दो या तीन जो गुना है, 2-3 के अकॉर्डिंग क्या है, जो मतलब केवल हमारे भारत के अंदर ही पाई गई है। मतलब हमारे भारत में जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत अधिक पाई गई है। अभी आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो आपने जो 9th क्लास के अंदर, 8th क्लास के अंदर भी आपने डिस्कस किया था कि जो फॉरेस्ट हैं और जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं हमारे भारत के अंदर वो किस एरिया के अंदर फैले हुए हैं, किस किस प्रकार के, कितने प्रकार के फॉरेस्ट हैं। तो वो सारी चीज़ें आप 8th क्लास में, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इसके अंदर जो मेन जो पॉइंट्स है इसके अंदर वो बताया गया है कि जो ये रिसोर्सेज हैं, जो फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, इनका हमारी डेली लाइफ के अंदर क्या इम्पोर्टेंस है, उस इम्पोर्टेंस के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस जो फ्लोरा है, फोना है, वो क्या है, हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। हम जो सारा जो सिस्टम है वो आपस में इन सभी चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है, तभी ये सारी चीज़ें आगे बढ़ पाती हैं। तो आगे देखिए बेटा, इसके अंदर आगे क्या बताया गया है। कई बार देखिए क्या कुछ मतलब इसके अंदर जब सर्वे किया गया तो क्या बताया गया है कि एट लीस्ट 10% ऑफ इंडियाज़ रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा। जब ये एस्टिमेट लगाया गया तो इसमें क्या बताया कि भारत के अंदर जो वाइल्ड फ्लोरा है, मतलब जंगली जो वनस्पतियां हैं वो कितनी हैं, 10% हैं। एंड 20% ऑफ इट्स मैमल्स आर ऑन दी थ्रेटेंड लिस्ट। लेकिन केवल मतलब 10% तो क्या है, केवल वनस्पतियां हैं, 20% केवल मैमल्स होते हैं बेटा, स्तनपायी जिसे कहा जाता है, जो बच्चों को जन्म देते हैं, मैमल्स पाए गए हैं, और जो क्या है बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है। मतलब वैसे तो हमारे भारत के अंदर क्या है, पूरे वर्ल्ड का अगर डाटा देखा जाए तो हमारे भारत के अंदर बहुत अधिक बायोडाइवर्सिटी है, बट अब धीरे धीरे करके क्या है, ये सारी चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं, एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं। और जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया आपकी बुक में कि जो चीता है, पिंक हेडेड डक है, माउंटेन क्वेल, फॉरेस्ट स्पॉटेड आउलेट, प्लांट्स लाइक जो मधुका इंसिग्नस, ये क्या है बेटा, महुआ नाम का एक जंगली वो पौधा होता है उसकी है। और एक है हुबर्डिया हेप्टान्यूरन, ये क्या है, घास की एक प्रजाति है, घास की जाति है। तो इस प्रकार से ये जो सारे नाम इसमें दिए गए हैं ये क्या है, अब आज के टाइम के अंदर नहीं पाए जाते हैं, ये क्या है, बिल्कुल ख़त्म हो गए, अब ये लुप्त हो चुकी हैं। तो ऐसे क्या रीज़न रहे हैं जिस वजह से जो जानवर हैं, जो प्लांट्स हैं, उनकी जो जाति है वो धीरे धीरे करके ख़त्म होती जा रही है। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं हम इसमें देखते हैं। तो आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग इज वैनिशिंग फॉरेस्ट। नेक्स्ट हेडिंग में देखिए बेटा क्या बताया गया है, आवर नेक्स्ट हेडिंग इज वैनिशिंग फॉरेस्ट। तो देखिए इसके अंदर क्या बताया गया, जो नेक्स्ट हेडिंग बेटा वो है वैनिशिंग फॉरेस्ट। तो इसमें ये है मतलब लुप्त होते हुए वन, मतलब ख़त्म होते हुए जो
वन है उसके बारे में बताया गया है। अब देखिए एक्चुअल में उसके सर्वे के अकॉर्डिंग एक्चुअल में कितने फॉरेस्ट होने चाहिए, बट हमारे इंडिया में कितने फॉरेस्ट हैं एट प्रेजेंट, तो वो सारा डाटा इसमें बताया गया है। तो जो हमारे भारत के अंदर क्या है बेटा, डिफॉरेस्टेशन यानी कि प्लांट्स को बहुत बुरी तरह से काटा जा रहा है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो जंगल है वो धीरे धीरे करके ख़त्म होते जा रहे हैं। तो जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन कंट्रीज एस्टिमेटेड एट 79.42 मिलियन हेक्टेयर विच इज़ 24.16% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एयर, जो मतलब इतना एरिया पे होने चाहिए, बट इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए बेटा, 12.2% घने जंगल डेंस फॉरेस्ट होने चाहिए, ओपन फॉरेस्ट होने चाहिए 9.14%, और मैंग्रोव फॉरेस्ट 0.14%। अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग देखिए हमारे भारत के अंदर 3775 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के ऊपर ही क्या है, केवल डेंस फॉरेस्ट पाए गए हैं, जो बहुत ही चिंता वाला विषय है। ओके, आगे देखिए बेटा, अब इसमें क्या बताया गया, अब जो अलग अलग प्रकार की ना, अब हम क्या है जो ICUN, देखिए बेटा ये इसमें एक वर्ड आया ICUN, ये क्या होता है, ICUN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इनके अकॉर्डिंग जब इन्होंने सर्वे किया तो इनके अकॉर्डिंग देखिए क्या क्या चीज़ें थी जो लुप्त हो गई हैं, मतलब उनको अलग अलग कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। तो क्या क्या चीज़ें हैं, वो सबसे फर्स्ट आती है नॉर्मल स्पाइसेस। फर्स्ट वन इज़ नॉर्मल स्पाइसेस, ये क्या है, नंबर 1 फर्स्ट है नॉर्मल। तो नॉर्मल में क्या है, मतलब जो जिस जीव जंतु जितनी संख्या होनी चाहिए वो एक्चुअल में है, अब इस एट प्रेजेंट भी है, वो इस समय है। तो इनमें क्या क्या है, कैटल, साल, पाइन, रोडेंट्स, ये सारी क्या हैं एट प्रेजेंट भी इंडिया के अंदर पाई गई हैं। नेक्स्ट इज एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड ये है बेटा सेकंड नंबर। एंडेंजर्ड के अंदर देखिए क्या क्या बताया गया है, जो एंडेंजर्ड जो जातियां हैं, एंडेंजर का मतलब होता है कि संकट, मतलब जिनके ऊपर संकट आया हुआ है, मतलब खतरे में हैं, जो खतरे के अंदर हैं। तो इसके अंदर क्या है, ये क्या है, मतलब इसके किसमें आती है, एंडेंजर्ड में आती हैं। तो ये क्या है, इनको वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है जिस एनवायरनमेंट के अंदर ये लोग जीते हैं, तो इससे क्या है धीरे धीरे करके इनकी प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं। तो इसमें देखिए कौन कौन है बेटा, इसमें है ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो लॉइन, लॉइन टेल्ड मैस्क्यू, संगाई, ब्राउन एंटर डियर इन मणिपुर एटसेट्रा। ये सारी जातियाँ हैं जो क्या है एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर पाई गई हैं, मतलब इनकी संख्या क्या है धीरे धीरे करके लुप्त होती जा रही है, धीरे धीरे करके ये ख़त्म होते जा रही हैं। नेक्स्ट है बेटा वल्नरेबल स्पाइसेस। अब ये है थर्ड नंबर में देखिए बेटा, इस प्रकार की जो स्पाइसेस है वो क्या है डिक्लाइन होती जा रही है, इनकी संख्या धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। और ये किस में जाती जा रही हैं, ये भी एंडेंजर कैटेगरी के अंदर जाती जा रही हैं। अगर इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो ये क्या है, ये भी एक समय ऐसा आएगा जब ये ख़त्म हो जाएंगी। तो इसमें कौन कौन है, ब्लू शिप, एशियाटिक एलिफेंट, गंगेटिक डॉल्फिन यानी कि जो गंगा की डॉल्फिन है, इनकी संख्या क्या है धीरे धीरे करके ख़त्म होती जा रही है। नेक्स्ट है बेटा रेयर। फोर्थ नंबर है रेयर स्पीसीज। रेयर स्पीसीज के अंदर जो मतलब बहुत ही रेयर होती है, जो दुर्लभ जिसे हिंदी में बोला जाता है, मतलब बहुत ही मुश्किल से जो पाई जाती हैं। तो इस प्रकार की भी जो स्पाइसीज हैं उनकी स्पीसीज है उनकी क्या है कैटेगरी धीरे धीरे करके कम होती, पॉपुलेशन कम हो रही है, और ये भी क्या एक नेगेटिव फैक्टर सामने आ रहा है। तो इसके अंदर कौन कौन से हैं, हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स, हॉर्नबिल एटसेट्रा। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ नंबर है बेटा एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक क्या होता है, एंडेमिक होता है मतलब पर्टिकुलर जो एक ही जगह पर पाई जाती हैं। जैसे ये है पोलर बियर है, ये क्या है पोलर एरियाज़ में ही पाया गया है, क्योंकि उनको क्या है बहुत ज़्यादा मतलब बर्फ़ की ज़रूरत होती है, बहुत ठंडे एरिया की ज़रूरत होती है, ठंडे टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो जो कुछ जानवर ऐसे हैं, कुछ वनस्पतियाँ ऐसी हैं जो पर्टिकुलर उसी एरिया के अंदर पाई गई, तो उन्हें एंडेमिक बोला जाता है। तो ये केवल पर्टिकुलर एरियाज़ के अंदर ही पाई जाती हैं। इसमें कौन कौन सी आती है, जैसे अंडमान टील, निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश। तो ये देखिए मोस्टली क्या है अंडमान और निकोबार के अंदर जो एरियाज़ के अंदर पाई गई हैं उनके बारे में बताया गया है।
नेक्स्ट है बेटा एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एक्सटिंक्ट देखिए क्या होता है, हाँ एक्सटिंक्ट है। एक्सटिंक्ट क्या होता है बेटा, लुप्त होने वाली, मतलब धीरे धीरे जो ख़त्म होती जा रही है। ये 6 नंबर है, जो धीरे धीरे करके जो विलुप्त होती जा रही हैं। तो ये क्या है, धीरे धीरे करके इनकी जो संख्या है वो ख़त्म होती जा रही है। और ये इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, एग्जाम्पल के लिए एशियाटिक चीता, पिंक हेड डग, ये क्या है, मतलब बिल्कुल लुप्त ही हो गई, होती क्या जा रही है, ख़त्म हो गई हैं। अब इनको क्या है, कहीं भी पूरी अर्थ के ऊपर ये कहीं भी दिखाई नहीं देती हैं। तो ये था कि इनको अलग अलग कैटेगरी के अंदर बांटा गया था कि कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये कितनी पाई गई हैं। नेक्स्ट है बेटा एशियाटिक चीता। अब देखिए जो एशियाटिक चीता है उसके बारे में हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो जो एशिया का जो चीता है वो वेयर डिड दे गो, कि वो कहाँ चले गए हैं। एशिया का जो चीता है वो कहाँ खत्म चला गया, ऐसा क्या हुआ कि उनके साथ वो ख़त्म हो गई हैं। तो देखिए जो वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड मैमल है, पूरे वर्ल्ड के ऊपर सबसे तेज दौड़ने वाला जो स्तनपाई मैमल है वो क्या है, चीता है। और ये क्या है, कैट फैमिली से ही बिलोंग करता है। और इसकी जो भागने की जो स्पीड होती है 112 किलोमीटर पर आवर, 112 किलोमीटर पर, 1 घंटे के अंदर 112 किलोमीटर की तेज़ी से ये भागता है। कुछ लोग क्या है, चीता को क्या है, लीपर्ड समझते हैं, यानी कि तेंदुआ समझते हैं, लेकिन ये गलत है। लीपर्ड अलग है और चीता अलग है। चीते की देखिए एक पहचान होती है, इसके अंदर क्या पहचान बताई गई है, लॉन्ग टीयर ड्रॉप। इसकी जो आँखों का जो कॉर्नर, आइस कॉर्नर होते हैं, वहाँ पर क्या है, जैसे हम इंसान जब रोता है तो उसके आँखों से आंसू निकलते हैं, उसी प्रकार से टीयर ड्रॉप मतलब आँखों जो आंसू की जो बूंदें हैं उस शेप की इसकी क्या है, नोज़ और इसकी आइज़ के कॉर्नर के पास क्या है, स्ट्रिप्स हैं, लंबी लंबी लाइन है। और इसी से क्या है, इसकी एशियाटिक चीता की पहचान होती है। तो ये इसकी चीता की पहचान बताई गई है कि जब ये इसकी आँखों के पास क्या है, लंबी लंबी आँखों के कोने से मुँह नाक तक क्या है, लंबी लंबी आंसुओं की जैसी स्ट्रिप्स बनी हुई हैं। और ये 20th सेंचुरी में क्या है, से पहले जो चीता था वो अफ्रीका और एशिया में दूर दूर के एरियाज़ तक फैले हुए थे। लेकिन जब इनका क्या है, इनके जो हैबिटेट थे उसे ख़त्म कर दिया गया। प्रे होता है शिकार की वजह से क्या है, इनकी जो जातियाँ थी वो धीरे धीरे करके डेक्लाइन हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। एंड दिस स्पाइस वाज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया लॉन्ग बैक इन 1952। और हमारे भारत के अंदर 1952 के अंदर ही, 1952 के अंदर ही क्या कर दिया था, जो चीता, तो एशियाटिक चीता था उसको डिक्लेयर कर दिया था, मतलब किस चीज़ का, लुप्त घोषित कर दिया गया था कि वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। तो ये था बेटा एशियाटिक चीता की किस वजह से जो चीता थे वो ख़त्म हो गए हैं, उनके जो हैबिटेट थे उन्हें ख़त्म कर दिया गया, वहाँ पर क्या है, उनके रहने का जो स्थान था उसे ख़त्म कर दिया गया। इसके अलावा उनका शिकार करने की वजह से उनकी जो संख्या थी, पॉपुलेशन थी, वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो गई है। आगे देखिए बेटा, व्हाट आर द नेगेटिव फैक्टर्स दैट कॉज सच फियरफुल डेप्लीशन ऑफ द फ्लोरा एंड फोना। तो इसके अंदर देखिए क्या बताया गया है, ऐसे कौन से रीज़न हैं, ऐसे कौन से कारक हैं जिसकी वजह से जो फ्लोरा और फोना है उनकी मतलब वो डेप्लाइन हो गए हैं, मतलब वो ख़त्म हो गए हैं, उनकी संख्या में कमी आ गई है। तो अगर हम इस पूरा एक सर्वे करते हैं, सर्वे के अकॉर्डिंग देखिए क्या है, हम लोग क्या देखते हैं कि जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है, जंगलों को और वाइल्ड लाइफ जो मतलब चीज़ें हैं उनको क्या है, धीरे धीरे करके हम क्या है, उसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में हम उसे यूज़ करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली है चाहे वो इनडायरेक्टली है। जैसे वुड, बार्क्स, लीव्स, रबर, मेडिसिन, डाइज, फूड, फ्यूल, फॉडर, मैन्योर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको क्या हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहाँ से यूज़ करते हैं, हम फॉरेस्ट के द्वारा जिसे हम यूज़ करते हैं। तो नेचुरल सी बात है, इसके लिए क्या है, प्लांट्स की कटिंग की जाती है, प्लांट्स को, फॉरेस्ट को, जंगलों को काटा जाता है। और जो इंसान है वो क्या है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अंधाधुंध जंगलों को काट रहा है, पेड़ों की क्या है कटाई की जा रही है, उस जगह पर क्या है बड़े बड़े प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े जो फैक्ट्री वगैरह लगाई जा रही हैं, अपने रहने के लिए घर बनाए जा रहे हैं, जंगलों को नष्ट किया जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये सारा जो सिस्टम है वो बिल्कुल गड़बड़ा गया है, वो इम्बैलेंस हो गया है। अब जंगलों के अंदर जो रहने वाले वाइल्ड लाइफ है उनके क्या हैं, घर ख़त्म हो गए हैं, उन्हें रहने के लिए स्थान नहीं मिलता है, इसलिए धीरे धीरे करके क्या उनकी जातियाँ भी ख़त्म होती जा रही हैं, वो भी क्या विलुप्त होते जा रही हैं।
तो भारत के अंदर जो हमारे इंडिया के अंदर जो वनों का जो सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज, एग्रीकल्चर। देखिए किसकी वजह से? रेलवे लाइन बिछाने की वजह से, एग्रीकल्चर की वजह से, कमर्शियल जो मैंने अभी आपको बताया कि बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही हैं, और साइंटिफिक फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग, और जब खान खोदी जाती है तो उसकी वजह से भी क्या है, इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट आता है और बहुत सारे एरियाज़ क्या है धीरे धीरे करके ख़त्म होते जा रहे हैं। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया बिटवीन 1951 एंड 1980, 1951 से लेकर 1980 के बीच का जो समय था, उस समय के अंदर 26,200 स्क्वायर किलोमीटर, 26,200 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया था फॉरेस्ट था, उसे क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया। और वहाँ पर क्या कर दिया गया? एग्रीकल्चर लैंड के लिए उसे यूज़ में करने लग गए, यानी कि वो वहाँ के जो फॉरेस्ट थे उसे ख़त्म कर दिया गया। तो इस प्रकार से, और इसके अलावा स्लैश और बर्न जो एग्रीकल्चर है उस टाइप की वजह से भी क्या है, जो जंगल हैं उस वहाँ की वो काटे जा रहे हैं, उनकी संख्या धीरे धीरे करके ख़त्म होती जा रही है। तो आगे इसमें देखिए बेटा क्या बताया गया है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है आर कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज़ टू बी ब्लेम्ड। इसमें क्या बताया गया कि क्या जो वन के से रिलेटेड जो नीतियाँ बनाई गई थी, क्या वही इसके लिए ब्लेम्ड हैं? क्या उसे ही दोषी माना जा सकता है? तो इसके लिए इसमें क्या बताया गया है कि जब जो हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो बड़े बड़े एक्टिविस्ट हैं या साइंटिस्ट हैं, वो क्या बताते हैं कि इस बारे में कि एनरिचमेंट, यानी कि जो अधिक से अधिक जो अगर हम प्लांटेशन करते हैं, अधिक से अधिक क्या है वृक्षों को लगाया जाता है, तो इससे क्या है धीरे धीरे करके इस समस्या को ख़त्म किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए अब इसमें एग्जाम्पल क्या बताया गया है कि जो सागवान के जो साउथ इंडिया के अंदर जो सागवान के जो पेड़ थे वो क्या है बहुत बड़ी संख्या के अंदर वो ख़त्म हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। और इसके अलावा हिमालय के अंदर जो ओक की जो जातियाँ थी वो भी क्या है धीरे धीरे करके ख़त्म हो गई हैं, वो भी क्या है डिक्लाइन हो गई हैं, उनका भी धीरे धीरे करके पतन हो गया है। और बहुत बड़े लेवल के ऊपर जो इसमें पूरे के अंदर बेटा वही बताया गया कि जो नदी घाटी परियोजनाएं बनाई गई थी, और इसके अलावा जो माइनिंग का जो कार्य है उसकी वजह से भी क्या है बहुत बड़े एरिया को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। जैसे एग्जाम्पल इसके अंदर दिया गया है द बक्सर टाइगर, इसमें एग्जाम्पल में दिया भी गया बेटा द बक्सा टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल इज सीरियसली थ्रेटेंड बाय द ऑनगोइंग डोलोमाइट माइनिंग। जो वेस्ट बंगाल के अंदर जो बक्सा टाइगर रिजर्व वहाँ पर था, तो उसके अंदर क्या है डोलोमाइट की माइनिंग के लिए क्या है उस जगह को खोद दिया गया, और इस वजह से क्या है वो जो बक्सा टाइगर था वो वहाँ पर बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि उसकी जो हैबिटेट था, नेचुरल जो हैबिटेट था वो नष्ट हो गया, और उसकी वजह से क्या है वो जो जानवर थे वो भी वहाँ पर ख़त्म हो गए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से क्या है, जिनकी वजह से जो ये वाइल्ड लाइफ जो जानवर हैं वो क्या उनकी जो संख्या है वो धीरे धीरे करके ख़त्म होती जा रही है। तो और भी बहुत सारे जो जंगल हैं, इसके अलावा जो जंगली जानवर हैं, और बहुत सारे रीजन की वजह से भी क्या है जो जंगल की लकड़ियों को काटा जाता है। इसके अलावा घरों के अंदर, गांव के अंदर ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में भी क्या है पेड़ों की लकड़ियों को काटा जाता है। वहाँ पे खाना बनाया जाता है, भोजन पकाने के लिए क्या लकड़ियों को काटा जाता है, और इसकी वजह से क्या है धीरे धीरे करके पेड़ों की संख्या कम हो रही है, हमारी अर्थ के ऊपर से ग्रीनरी नष्ट होती जा रही है, और हमारी जो अर्थ है कहीं ना कहीं वो डेंजर जोन के अंदर जाती जा रही है। तो बेटा ये मैंने आज हाफ चैप्टर आप लोगों को करवाया है। आई होप आपको सभी को समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे या कमेंट बॉक्स में लिख कर दोगे, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकूं। ओके, थैंक यू बेटा।